जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे हर बार की तरह मैं इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। कल जो है परसों जो है हरेली में काफ़ी एंजॉय किए होंगे। ठीक है, क्या क्या खेले होंगे? तो नारियल फेंक, है ना, ये सब चल रहा था। मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा। खैर, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ और बाकी स्टेट में किस प्रकार से मनाते हैं ये तो नहीं पता मुझे। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पहले से इस चैनल में है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ, जो कि हमारे सामने है। लेखक कह रहा है, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन में अपनी गति को कभी जो है हमें रोकना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? मतलब जो हमारा आगे बढ़ने का जो सपना है, आगे बढ़ने का जो हमारा टारगेट है, उसको बिल्कुल भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। खैर, आप बात समझ गए होंगे। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027, 29 और 31 के फाइनल मेजबानी किस क्रिकेट बोर्ड के द्वारा करी जाएगी? वो है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। तो साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड साक्षी। ठीक है, और वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ जी को, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जो हमारा सचिव मंडल है उनमें ये जो है कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष, सरकार के पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं। ठीक है, क्षमा चाहूँगा, पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के ये अध्यक्ष होंगे। 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि राजकोषीय नीति, आर्थिक मामलों और बुनियादी ढांचा विकास में ये बेहतर और काफ़ी अनुभव रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण करता क्या है। तो ये करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंचाने का कार्य करता है। बीमा उत्पादों को, जो बीमा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको डिजिटलीकरण करने का भी काम कर रहा है। साथ ही साथ देख सकते हैं पारदर्शी और सरल नियामक व्यवस्था तैयार कर रहा है, मतलब कि लोगों तक जो बीमा की पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पॉलिसी धारकों को, पॉलिसी धारक एक साथ लिखा गया है, उसको डैश कर लीजिएगा। पॉलिसी धारकों की सुरक्षा को मजबूत करता है, मतलब कि अगर इससे कोई बीमा लेता है तो वो उसमें क्या करता है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। बीमा क्षेत्र में नए निवेश और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है, मतलब कि जो व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जो व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, वैसे ही अजय सेठ का अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बताया काफ़ी अनुभवी है ये। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बात करें तो 1999 में इसका स्थापना हुआ है। IRDAI इसका जो है संक्षिप्त नाम है ना। और नानक राम गुडा हैदराबाद में मुख्यालय है। अजय सेठ इसके जो है अध्यक्ष हैं, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। सहकारी मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। इस नीति का मसौदा किसकी अध्यक्षता के द्वारा तैयार किया गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष, मतलब इस पूरे नीति को बनाने का जो लीड किया है जिस पर्सनालिटी से, उनका नाम है सुरेश प्रभु। क्या नाम है? सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में ये नियमावली तैयार की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। नियमावली काफ़ी बड़ी है, जिसमें उद्देश्यों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मानसिकता रखी गई है। मुख्य रूप से देख सकते हैं कि 20 वर्षों तक ये चलेगी नीति, 2025 से 45 तक, जो कि 2002 की नीति का स्थान लेगी। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। हर गांव में
कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करने का जो है क्या है लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का गठन करना है। 31 जनवरी 2026 सभी राज्यों को अपनी राज्य सहकारी नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब कि भैया सभी राज्य अपनी सहकारी नीति को अच्छी तरह से अपडेट करें, ठीक है। जो चालू छाप काम होता है उस हिसाब से जो है काम नहीं बनेगा। सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, समावेशी और पेशेवर बनाना, इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो सहकारी समितिज हैं, सहकारी क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां पर लोग मिलकर एक साथ संगठित होकर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे महिला स्व सहायता समूह और बहुत सारे जैसे अंग हमें देखते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सहकारी संगठन मान सकते हैं, ठीक है। तो सहकारिता के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना, पारदर्शी करना, लोगों को सहकारी क्षेत्र में आमंत्रित करना, क्रियान्वयन करना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य रखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उसका पूरा सपना साकार करते हुए सुरेश प्रभु जी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि 48 सदस्य समिति की अध्यक्षता इन्होंने की है और ये जो है नियमावली तैयार करी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु हाल ही में किस राज्य में पेशा पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो पेशा का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। आप सभी को बता दूं मेरे प्रिय साथियों, आप इस प्रश्न को देख के समझ रहे होंगे कि जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना है। अधिकतर जनजाति समुदाय जो है वो कहाँ रहते हैं? तो ग्रामीण अंचल में रहते हैं। ज़्यादातर जो मुख्य वन क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वहाँ पर उनकी सभ्यता, वहाँ उनकी आपका जीवन पद्धति, वहाँ उनके रीति रिवाज, सारी चीज़ें वहीं संपन्न होती है। तो अपने पंचायत में वो रहते हैं, साथ ही साथ जन भागीदारी उसमें कम नज़र आती है। साथ ही साथ देखोगे आप तो सरकारी योजना का लाभ उठाने में भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार और जो जनजाति क्षेत्र में है, सरकार की तरफ से पूरी पारदर्शिता है, लेकिन जनजाति वर्ग का जो समुदाय है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है ठीक तरीके से। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेशा एक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने जो है क्या किया है, ये केंद्र स्थापित करने के लिए जो है मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब क्या होगा तो आप देख सकते हो, उद्देश्य मैं हमेशा इसीलिए रखता हूँ, उद्देश्य रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में समझ पाए। पेशा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और शोध कि पेशा एक्ट के तहत, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 1996 में बना था, जिसके माध्यम से ऐसे शेड्यूल क्षेत्र जहां पर लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए नियमावली तैयार की गई है। उन नियमावली को किस प्रकार से समझाया जाए उन क्षेत्रों में जहां जिनके लिए ये नियमावली तैयार की गई है, जहां ये जो रूल एंड रेगुलेशंस इसके लिए बनाए गए हैं उनको भी नहीं पता है, तो वो सब सारी चीज़ों को ये केंद्र के द्वारा, केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्राम सभाओं को योजना निर्माण में भागीदारी दी जाएगी। मैंने बताया कि ग्राम सभा है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन समुदायों में सारी जन भागीदारिता को बढ़ाना है, शेड्यूल क्षेत्रों की जन भागीदारिता को बढ़ाना है। जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, परंपराओं का संरक्षण करते हुए, ठीक है, इनका संरक्षण भी करना है। जनजाति प्रतिनिधियों के नेतृत्व और लोकतांत्रिक अधिकारों को समझ देना कि जनजाति क्षेत्र हो, जनजाति बहुल्य क्षेत्र में रह रहे हो और आप किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकते हो अपने क्षेत्र के लिए भी, अपने गांव के लिए भी, अपने जिले के लिए भी, अपने राज्य के लिए किस प्रकार से आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। राज्य व जिले स्तर पर तकनीकी और नीति सहायता देना। अब टेक्निकल टर्म्स जो रहेंगे उसकी सहायता भी प्रदान करने के लिए वॉलंटियर्स होंगे जो कि जागरूकता को फैलाएंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में स्थित है, उनके साथ ये मिलकर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। जागरूकता फैलाना
मुख्य कार्य होगा। योजना निर्माण में सहयोग देना मुख्य कार्य होगा। नेतृत्व विकास को बढ़ाना, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना। पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, मतलब जो आपकी परंपरा है उसको प्रॉपर आप लिखित में रखिए, हर तरीके से रखिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जो है बेहतर तरीके से अपडेट कराया जा सके, बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान की जा सके। और विश्वविद्यालय अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो बिल्कुल लिखा पढ़ी तो होगी भैया, ठीक है। वैसे ही निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? मैं आप सभी को बता दूं कि फिलिस्तीन में जो गाजा है उसमें काफी जो है नरसंहार हो रहा है। इजराइल के द्वारा जो है काफी वहां पर क्या किया जा चुका है, तो आपका आक्रमण कराया जा चुका है और बहुत मासूमों की जान जा चुकी है। और फ्रांस जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए ये कह रहा है कि उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है मान्यता प्रदान की जाए। उससे पहले भी फ्रांस के सपोर्ट करने से पहले भी बहुत सारे देशों ने उसका समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका, इजराइल, ये जो बड़े अभी शक्तिशाली देश नज़र आ रहे हैं, उन देशों को जो है ये जगह पसंद नहीं है। कारण क्या क्या है? तो कारण है जेरूसलम, या कहा जा सकता है कि धार्मिक कारण है। देखो, 3 संप्रदाय हैं या 3 धर्म बोल सकते हो, ज़्यादा भारी हिंदी में नहीं जाते, 3 धर्म में जाते हैं। इन धर्म में मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म जिसे हम क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, और यहूदी धर्म जिसे हम ज्यूस कम्युनिटी कहते हैं। तो ये धर्म जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि मूसा जो है वो भी एक समय ईश्वर के द्वारा भेजे गए पैगंबर रहे हैं। इस्लाम के द्वारा ये कहा जाता है, मुस्लिमों के द्वारा, जो कि ईसा मसीह है वो भी ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक पैगंबर रहे हैं। ईसाई धर्म उसका पालन करता है। ईसाई धर्म भी मानता है कि मूसा जो है एक समय का पैगंबर था। और जो ज्यूस कम्युनिटी है, जो यहूदी है, वो भी जो है किसको मानते हैं? तो आपका वो मानते हैं मूसा को। उसके अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है और धार्मिक स्थापत्य या धार्मिक प्रभुत्व का ये लड़ाई चल रहा है, जिसका सपोर्ट कभी एक देता है, किसी का वो देता है। वैसे ही हम इसमें ना जाकर देखें तो इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष लगभग 70 सालों से जारी है, जो कि भूमि संप्रभुता, मस्जिद अक्सा है वहाँ पर, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ज़्यादातर वहाँ चर्च भी है यरूशलेम में। तो भूमि संप्रभुता और आपसी मान्यता को लेकर लड़ाई चल रही है। 1988 से अब तक 140 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे चुकी है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर अत्याचार चल ही रहा है। गाजा ने तत्काल युद्ध विराम का समर्थन किया। गाजा में तत्काल युद्ध विराम का समर्थन किया फ्रांस ने। हमास का निरस्त्रीकरण करा है, मतलब हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक संगठन है जो कि आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। तो उसको कहा है कि आप जो है निरस्त्रीकरण हो जाओ, बिल्कुल सॉरी कर दो, गाजा का पुनर्निर्माण करो, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना करो जो कि इजराइल के अस्तित्व को माने। इजराइल है ये मानना है, इजराइल को मानते हुए जो है समर्पण करे। अब देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें इजराइल कहता है विरोध किया कहाँ? आतंक को इनाम। ठीक है, मतलब विरोध किया सबसे पहले इजराइल ने और कहा है कि आतंक को इनाम दिया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। अमेरिका बोला गैर जिम्मेदाराना फैसला है फ्रांस का, ऐसे नहीं होता। इमैनुअल मैक्रो जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने ये फैसला लिया है। सऊदी अरब और 100 संगठन ने समर्थन किया कि हाँ फ्रांस सही बोल रहा है, नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध विराम के बाद विचार करेगा, अभी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति है। फ्रांसवा बायरू जो है प्रधानमंत्री है, फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम है। राम अल्लाह है ना, राम अल्लाह नाम की जगह है। इसको भी बहुत सारी चीज़ों से जोड़ दिया जाएगा, राम और अल्लाह दोनों दिखाई दे रहे हैं इसमें करके। राष्ट्रपति महमूद अब्बास यहाँ के राष्ट्रपति है। आधिकारिक भाषा अरबी है। महाद्वीप एशिया है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये राजधानी ही है और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं,
तो ज़्यादा बेहतर है, और धार्मिक स्थिति से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो एक तो बाबा आते थे, बोले काला पर्स रखो धन की वर्षा होगी। अगर काला पर्स रखने से धन की वर्षा होती तो रिक्शा चालक जो है वो काला ही पर्स लेके घूमते, ठीक है, नहीं तो उनके रिक्शे में आते रहता। चलो, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 में किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का खिताब दिया गया है? तो आप सभी को बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसबीआई को सबसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का खिताब दिया गया है। अब बात यह आती है कि किस कारण ग्राहक केंद्रित सेवाओं के लिए, डिजिटल तकनीकों के लिए, ग्रामीण बैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये प्रदान किया गया है। 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान करती है ये बैंक, जो कि सेवा, नवाचार, डिजिटल पहुंच और उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करती है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। श्रीनिवासुलु सेठी इसके कौन है? तो अध्यक्ष है। 1 जुलाई 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। क्या नाम है इनका? श्रीनिवासुलु सेठी। चलो, हाल ही में भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार राज्य की किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ क्रियान्वयन में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची संपर्क परियोजना। बिहार में अगर सबसे खतरनाक नदी है तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी, जो कि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये रही कोसी नदी और ये रही आपका मेची नदी, है ना। यहाँ पर के आसपास कहीं से मेची नदी आती है, वो मिलती है। तो कोसी और मेची नदी को मिलाया जा रहा है, जिससे बाढ़ की जो स्थिति रहती है उसमें गिरावट आएगा। और पूर्वी कोसी मुख्य नहर में जो है आपका 41.30 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस नहर में 117.50 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा ताकि मेची नदी तक पहुंच जाए और उसको मिला दिया जाएगा, जिससे कि बाढ़ की संभावनाएं कम हो जाएगी, ठीक है। ग्रामीणों के जो है क्या क्या लाभ होंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये प्रमुख जिले हैं बिहार के, जिनको लाभ होगा। 2.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। बाढ़ की गंभीरता कम होगी, विशेषकर कोसी नदी पर। खेती में सुधार, ग्रामीण रोजगार और जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने से निपटारा मिलेगा और एक बेहतरी होगी बिहार के लिए अगर ये परियोजना बन जाती, क्योंकि कोसी नदी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जिसके फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। सप्तकोसी के नाम से भी जानी जाती है और 3 प्रमुख सहायक नदियों से मिलती है, जिनके बारे में जानना जरूरी है। देख सकते हो आप कि मुख्य धाराएं हैं सुन कोसी, अरुण कोसी और तुमर कोसी। ये 3 नदियों से मिलती है, बिहार का शोक है। बिहार का शोक मैंने बताया हिमालय के 7000 मीटर के ऊपर से आती है, माउंट एवरेस्ट के पास से, कंचनजंगा से कॉर्नर से निकलते हुए और जल ग्रहण क्षेत्र के भीतर से निकलती है, ठीक है। और मुख्य रूप से यही याद रखें कि ये बिहार का शोक है, ठीक है। मार्ग बदलने में, मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक आंसर बताओ। चलो अब देखते हैं 8 पायदान से 77वीं रैंक में 8 पायदान उचक कर 77वीं रैंक में पहुंच गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट। सुहानी शाह जादूगरनी है, इनको जादू की दुनिया का ऑस्कर मिला है, जिसे कहा जाता है FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप और मैजिक अवार्ड। वास्को डी गामा नहीं, वास्को गोवा में जो है आपका समुद्र प्रचेत नामक प्रदूषक नियंत्रण पोत बनाया गया है। ये सब समुद्र में तैरते हुए जहाजों की जान बचाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में होगा 4था संस्करण विश्व खाद्य भारत का, जो कि एक बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। तो खाने, बीज से लेकर खाने बनने तक के का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और कल ही बताया हूं, खाने के बारे में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का क्या हो रहा है? तो इसको दुनिया का शीर्ष 10 हवाई अड्डों में स्थान मिला है। ट्रैवल प्लस लीजर
वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता, स्थानीय विषय वस्तु को बेहतर जानकारी के लिए मेरी पंचायत को अवार्ड मिला है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताओ, नीति आयोग का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है? मैं जानबूझ के बोला हूं ना, मेसोपोटामिया। इसका कल पूरा डिटेलिंग बताऊंगा आपको कि कैसे त्रिभुजाकार स्थिति में यह सभ्यता भारत में एक सिविलाइज्ड जो है सिविलाइजेशन सभ्यता स्थित थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। आप सभी को बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 90 अंश के कोण में एक दूसरे को रोड काटता था और आज चले जाओ पूरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। समझ रहे हो? कहीं चौक में आपका रसीद आ जाएगा, फोटो खिंचा जाएगा, लेकिन रास्ता को देखोगे, गड्ढा को देखोगे, पानी गिर रहा है, सब कोई देख रहे होगे, पानी हर जगह घुस जा रहा है, सब आड़ा बाड़ा है और रसीद तुरंत भेज देंगे। क्यों? राजस्व की प्राप्ति होगी उससे। चलो, मैं तो सिर्फ बात बोलता हूं, आप लोग समझ जाया करिए। तो सत्र यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।